हेलो एवरीवन। जैसे आप लोग को पता है कि सितंबर माह में सीटेट का पेपर होने वाला है और गणित में 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 15 क्वेश्चन शिक्षण शास्त्र से आते हैं। उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। अब आता है गणित शिक्षण का सहायक सामग्री में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। प्राथमिक और उच्च स्तर पर गणित को रुचि बनाने के लिए या बोधगम्य बनाने के लिए विभिन्न उपकरणों की आवश्यकता होती है। प्राइमरी लेवल की बात करें हम तो गणित शिक्षण में उसकी शिक्षण सामग्री कौन कौन से हैं तो देख लें हम। जैसे अबेकस, जियो बोर्ड, ग्राफ पेपर, डार्ट पेपर, टेनग्राम, ये हमारे 5 विशेष शिक्षण उपकरण हैं जो प्राइमरी स्तर के बच्चों को टीचिंग करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अबेकस की यदि हम बात करें तो अबेकस हमारा बेसिक काउंटिंग के लिए होता है। इससे जोड़ हो गया, घटाव हो गया, स्थानीय मान निकालना हो गया, जातीय मान निकालना हो गया। इन सब अवधारणाओं को समझने के लिए हमें अबेकस की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं जियो बोर्ड की। तो जियो बोर्ड का उपयोग होता है बुनियादी ज्यामितीय में, जिसे 2D आकृति से कहते हैं। 2D आकृति में आयत हो गया, हमारा वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, आज इनकी पहचान करने के लिए, इनके गुणों को समझने के लिए हमारा किसका आवश्यकता होता है? जियो बोर्ड का। विशेष रूप पे ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको प्राइमरी स्तर के बच्चों में 3D आकृतियों की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात 3D जितने भी आकृति होंगे, जैसे हो गया हमारा घन हो गया, घनाभ हो गया, चतुर्भुज हो गए, और उसको कहते हैं षष्ठभुज हो गया, इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। ग्राफ पेपर की बात करें हम तो दशमलव अंकों को समझने के लिए इसे जोड़ हो गया, घटाव हो गया या तुलना करने के लिए हमको ग्राफ पेपर की आवश्यकता होती है। डॉट पेपर की बात करें तो ज्यामितीय आकृतियों में निर्माण करने के लिए, अंग्रेजी अक्षरों को समझने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हमें डॉट पेपर की आवश्यकता होती है। इसे अल्फ़ाबेट के जो अक्षर होते हैं या सिमेट्री कह सकते हो, उसके ज्ञान के लिए हमें डॉट पेपर की आवश्यकता होती है। 10 ग्राम की बात करें तो पहेलियों और चित्रों को समझने के लिए या पहेलियों और चित्रों के माध्यम से हमें समझने के लिए 10 ग्राम की आवश्यकता होती है, जिससे अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो सके। अब आता है हमारा वैन हेलन का ज्यामितीय चिंतन स्तर। एक हमारे वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक वैन हेलन महोदय। उन्होंने बच्चों को समझने के लिए 5 स्तर बताए थे, 0 से लेकर 4 लेवल तक। तो 0 लेवल हमारा क्या था? चक्षुषीकरण था। इसमें यह था बच्चे आकृतियों को उनकी बनावट के आधार पर पहचान लेते हैं। उदाहरण के लिए इसे कहते हैं बच्चों से कि हमें रोटी लेकर आओ, तो क्या रोटी हमारी गोल गोल रहती है, तो गोल रोटी लेकर आओ। इससे किस आकृति का जानकारी मिलता है? हमें गोले की आकृति की जानकारी मिलता है। अब जैसे हम बच्चों से कहते हैं कि बेटा जाकर एक पतंजलि का बिस्किट ले आओ, तो बिस्किट की जो हमारी आकृति रहती है किस तरह रहती है? वो एक आयत की तरह रहती है। तो उससे हम समझा सकते हैं बेटा ये बिस्किट हमारा कैसे बना हुआ है? आयत की तरह बना हुआ है। इसमें देखो ये लेंथ दिया हुआ है, ये हमारा ब्रेथ दिया हुआ, अर्थात ये हमारी लंबाई दी हुई है, हमारी चौड़ाई दी हुई है, और ये आकार हमारा बिस्किट जो है ये आयत के आकार का दिख रहा है। और हम अनौपचारिक निगमन की बात कर लें तो बच्चा जब विभिन्न आकृतियों के बीच में संबंध स्थापित करना सीख जाता है। इसे उदाहरण के लिए हम बात करें तो एक आयत से एक वर्ग को बनाना। जैसे हम बच्चे से कहते हैं बेटा एक आयत बनाओ, बेटा एक आयत बनाओ। और जब बच्चा एक आयत बनाता है तो हम लंबाई और चौड़ाई
को देखकर फिर जितना हमारा चौड़ाई होता है उसी के अनुसार लंबाई को हम कट कर दें तो हमारा एक वर्ग तैयार हो जाएगा। इस तरह जो बच्चा सीखेगा, क्या सीखेगा? अनौपचारिक निगमन के माध्यम से। एक हमारा होता है औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन हमारा इस स्तर पर बच्चा ज्यामितीय आकृतियों को सूत्र के माध्यम से सिद्ध करना शुरू कर देता है। और जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 इंटू L प्लस बी, इस तरह बच्चा क्या करता है? औपचारिक निगमन करना शुरू कर देता है। दृढ़ता की बात करें तो यह अंतिम स्तर है जिसमें बच्चा ज्यामितीय चिंतन के स्तर के अनुसार स्वयं में कोई नई रचनाएं, अमूर्त गणितीय प्रणाली पर कार्य करना आरंभ कर देता है। गणित का तार्किक शक्ति के बारे में करें हम तो गणित का तार्किक शक्ति 4 चरणों में विभाजित होती है। अनुमान करना, सामान्यीकरण, विशिष्ट स्थिति, परिकलन और परिमाण। अनुमान में क्या होता है? समस्या के समाधान हेतु शुरुआती तार्किक अंदाजा लगाना। जैसे कोई चीज़ है उसमें एक अनुमान लगा के सॉल्व करना। सामान्यीकरण में होता है विशिष्ट उदाहरणों के माध्यम से एक सामान्य नियम पर स्थापित करना। विशिष्ट स्थिति में होता है सामान्य नियम की विशिष्ट परिस्थितियों में परीक्षण करना। और परिकल्पना में होता है तार्किक दलीलों द्वारा सिद्धांत को पूर्णतः सत्यापित करना। अब हम देखते हैं गणित की भाषा और शिक्षण की विधियाँ। तो गणित अपनी एक विशिष्ट भाषा है, इसकी विधियाँ निम्नलिखित है, इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला देख लें हम अंतर्राष्ट्रीय और सार्वभौमिक विधि। दूसरा देख लें क्रमबद्ध और वैज्ञानिक भाषा है, यह सांकेतिक और चित्रात्मक होती है। निगमन और उपचारात्मक शिक्षण की बात करें हम तो निगमन शिक्षण में क्या होता है? इसका मुख्य अर्थ होता है बच्चों की कमियों को, असफलताओं और सीखने के दौरान होने वाली कठिनाइयों का पता लगाना। इसे कहते हैं निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। उपचारात्मक शिक्षण में होता है कमियों को पता लगाने के बाद उनका उत्तम समाधान या छात्रों को दोबारा शिक्षण प्रदान करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। यदि हम बात करें मूल्यांकन की तो मूल्यांकन हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक मूल्यांकन, एक होता है हमारा अनौपचारिक मूल्यांकन। औपचारिक मूल्यांकन की बात करें हम तो वह मूल्यांकन जिसमें एक निश्चित नियम कानून के रूल के आधार पर हमको सिखाया जाता है, उसे कहते हैं औपचारिक मूल्यांकन। जैसे जांच सूची या चेकलिस्ट बनाना कि बालक उत्तर हाँ में दे रहा है या नहीं में देना चाहता है। प्रश्नावली, प्रदत्त कार्य, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, ये सभी एक सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित करके। अनौपचारिक मूल्यांकन में होता है अवलोकन या निरीक्षण करना कि बालक की दैनिक गतिविधि क्या है। संवाद के माध्यम से, वाद विवाद, बातचीत के माध्यम से पता लगाना, परखना कि कैसा है वो। अभिलेख के माध्यम से बालक के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यवहार में क्या अंतर है इसके बारे में। अब हमको देखना है गणित शिक्षण में समस्याएं एवं आंकड़ों के प्रकार कि गणित शिक्षण में कौन कौन सी हमको समस्याएं होती हैं। छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, गणित विषय का बुनियादी कमजोरी, उचित वातावरण न मिलना, पाठ्यक्रम की रचना त्रुटियाँ, शिक्षा का अनुचित व्यवहार, अध्यापक को विषय का पूर्ण ज्ञान न होना, सही शिक्षण विधि का प्रयोग न करना, ये सब क्या होती हैं? गणित की प्रमुख समस्याएं होती हैं।
ये सब जानकारी नहीं रहेगी तो गणित आपको कठिन लगेगी। सांख्यिकी के प्रकार की बात करें या आंकड़ों के प्रकार की बात करें तो प्राथमिक आंकड़े हमारे होते हैं जो शोध द्वारा स्वयं सीधे तौर पर एकत्रित किए जाते हैं, वो हमारे प्राथमिक आंकड़े होते हैं। इसे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, स्थानीय स्रोतों में सूचना प्राप्त करना, प्रश्नावली भरवाकर, प्रांगणकों द्वारा अनुसूची भरवाना। द्वितीय आंकड़ों में हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी संस्थाओं का प्रकाशन, व्यापारिक संस्थानों का प्रकाशन, ये हमारा द्वितीय आंकड़न हो जाएगा। अब प्रश्नों के प्रकार या प्रकृति एवं आलोकन की बात करें तो हमारे प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। एक तो मुक्त अंत प्रश्न होता है, इसे हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। दूसरा होता है हमारा बंद अंत प्रश्न, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। मुक्त अंत प्रश्न में जिन प्रश्नों का उत्तर एक से ज़्यादा होता है उसे हम सृजनात्मक को बढ़ाना। इससे उदाहरण के माध्यम से हम समझे तो ऐसी दो संख्याएं लो जिसका योग 8 हो, तो 1 + 7 = 8 हो जाएगा, 2 + 6 = 8 हो जाएगा, 4 + 4 = 8 हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये इसे हम कहते हैं मुक्त अंत प्रश्न। बंद अंत की बात करें हम तो केवल इसका निश्चित एक ही उत्तर होगा। इससे उदाहरण की बात करें 5 में 3 को जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, अंत बंद प्रश्न हो जाएंगे वो, कि उसका एक ही उत्तर होगा निश्चित। गणित की प्रकृति की बात करें हम तो गणित की प्रकृति 5 तत्वों पर आधारित होती है। अमूर्तता, तार्किकता, प्रतीकात्मक, सटीक, संरचनाओं की अवधारणा, निगमनात्मक, तर्क। रचनात्मक आकलन की बात करें हम तो इसे सुधार में आकलन कहा जाता है। यह सतत होता है और रेखीय नहीं होता है। इसके अंतर्गत जो प्रमुख टूल्स हैं उनकी बात कर लें तो क्विज़ के माध्यम से, सामूहिक चर्चा के माध्यम से, दंतकार करके, रेटिंग स्केल के माध्यम से, पोर्टफोलियो के माध्यम से, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड के माध्यम से। यदि हम बात कर लें अब राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005 की, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, बच्चों की गणितीय क्षमता का विकास करना, मौखिक गणितीय विचारों का कंप्यूटेशन कौशल को समझाना, बच्चे को गणित के माध्यम से उनके जीवन कौशल का एक हिस्सा बनाना। एक हमारे वैज्ञानिक हैं डेविड व्हीलर साहब, उन्होंने कहा था बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। ये हमारे डेविड व्हीलर महोदय ने बताया था। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का इसका उपयोग एक ही परिणाम वाले विभिन्न आकार को ढूंढने और उसके व्यवहारिक अनुभव के लिए किया जाता है। हम बात करें गणितीय चिंतन का विकास किस मॉडल पे होता है तो हमारा ELPS मॉडल पर किया गया है। ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस, मतलब अनुभव ठोस वस्तुओं के साथ। एल फॉर हमारा लैंग्वेज होता है, भाषा, उस अनुभव को शब्द में व्यक्त करना। पी फॉर हमारा पिक्चर होता है, चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करना। एस फॉर हमारा सिंबल होता है, प्रतीक के माध्यम से प्रयोग करना। ये हमारा गणित का शिक्षण शास्त्र था। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे टीचिंग कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।